No, Sharyar, I don't think Pakistan can and Pakistan should get rid of doctrine of necessity. दुनिया भर में कॉन्सेप्ट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का. अगर डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए है तो यस पाकिस्तान शुड, बट अगर जनरली बात किया जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी तो हमेशा से रहती है. मिलिट्री रूल खत्म होने चाहिए, बट मिलिट्री का रोल जो है आई वुड कंटिन्यू टू think that military should have a role in the decision making, but rule absolutely not. And Pakistan can, I guess Pakistan has already achieved this thing. Military direct rule is a remote possibility, short term में कोई possibility नहीं है. मैसेज पब्लिक ही है जो ना. अच्छा हाँ, शहरियार का सवाल था, प्राइवेट था. How does printing more money affect the economy and increase inflation? Hamza, simple. Increase the supply and the value will decrease. Simply. आप ज्यादा प्रिंट करेंगे, सप्लाई ज्यादा करेंगे, वैल्यू कम हो जाती है. Zulfikar, how countries print currency on reserves? Who check these reserves? Why countries cannot print more money from reserves? Again, check कोई नहीं करता. असल में ये होता है self imposed rules होते हैं. If you do it, you will be violating international norms, and if you do it, you will be harming your own economy. और फॉरेन करेंसी अपनी डोमेस्टिक करेंसी अगर प्रिंट करेंगे तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट तो मसला सॉल्व नहीं होगा ना. उससे करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे सॉल्व करेंगे? मिल गए थे? ओके, ग्रेट. अच्छा, वो डेब्ट का जो कहा था जी, पब्लिक डेट से मतलब होता है जो गवर्नमेंट ने डेट लिया होता है उसको हम पब्लिक डेट कहते हैं. द डेट टेकन बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक डेट. वो ऊपर नंबर का इश्यू था, वो करंट अकाउंट डेफिसिट का. सो आप लोग ठीक कह रहे थे, आई वाज रॉन्ग जी. 2.8 कितना बताया था? 2.8 समथिंग जो ट्रेड डेफिसिट 2.87 है मेरे ख्याल में. थैंक यू खाजा सर, थैंक यू सो वेरी मच. बी ब्लेस्ड. कोल्ड वॉर, दी कोल्ड वॉर. अच्छा, इस पे सवाल नहीं आता. करेक्ट स्टेटिस्टिक्स में दोबारा रिपीट कर देता हूं जी. अगर आप ऊपर कोई आ जाए, बता दे. किसी ने लिखा था ऊपर. एक अपना क्वेश्चन पब्लिक करें. इट्स अ गुड क्वेश्चन. एफडीए का नहीं था, वो था उसका करंट अकाउंट डेफिसिट का था. करंट अकाउंट डेफिसिट 2.7 है शायद, $2.78 बिलियन जी. एक का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, सुनिएगा. Informal economy can be controlled, observed by decentralization of the authorities. देखिए, that's true. Decentralization तो definitely हो, लेकिन decentralization along with accountability and transparency. Because decentralization से एक नुकसान ये भी होता है कि हमारे यहाँ करप्शन बढ़ भी सकती है sort of. लेकिन again, yes, Susan, absolutely. That is why local governments are there. Lekin decentralization will not automatically bring the formalization of the economy. That has to be then monitored. Uske upar ek transparency और accountability का जो mechanism है along with that. But absolutely agreed. मैं तो समझता हूँ दुनिया के तमाम political, administrative, even educational problems की एक बुनियादी वजह lack of decentralization है. Sort of. एक जुमले के साथ खत्म करूँगा education problems में. हमें कहा गया, मैं आपको बता रहा हूं, हम आजकल उस बात पे चल रहे हैं. हमें कहा गया कि हमने बीए एसोसिएट डिग्री शुरू करनी है, बीए एसोसिएट डिग्री शुरू करनी है और आपको ये सिलेबस है, आपने सिर्फ अप्रूव करना है. नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ, डिपार्टमेंट के अंदर एक फोरम है जिसने अप्रूवल करना होता है, तब जाके ऊपर जाते हैं डिसीजन अप्रूव होने के लिए. लेकिन हमें ऊपर से कहा गया, हमने डिसीजन कर लिया है, यू हैव टू अप्रूव इट. तो थियोरेटिकली डिसेंट्रलाइजेशन है, एक्चुअली अथॉरिटेरियनिज्म है. सो एक होता है लोकल गवर्नमेंट का होना, लोकल इंस्टीट्यूट का होना, एक होता है उनको एम्पावर करना. सो डिसेंट्रलाइजेशन मींस एम्पावर करें उनको और फिर उनके ऊपर चेक्स भी जरूर रखें आप. सॉर्ट ऑफ नासिर, आई डोंट प्रेडिक्ट 6 to 8 years में अगर ये रहेंगे तो क्या इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट आएगी. नासिर, कोई गारंटीड नहीं होती. इट कैन और कैन नॉट, इक्वल चांसेस होते हैं. बट देखिए जैसे कोविड-19 आया, नोबडी प्रेडिक्टेड दैट. गवर्नमेंट्स
अगर रहेंगी तो वो क्या जरूरी है कि हमेशा ट्रांसपेरेंट ही रहेंगी? कांट दे गेट करप्ट एज वेल? तो आई थिंक नथिंग इज गारंटीड इन द फ्यूचर, बोथ प्रॉपर्टीज। लेकिन पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व 6 से 8 सालों में नहीं होंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिस तरह के हमारे हैं, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, इट विल टेक डेकेड्स। हाँ, डायरेक्शन बन सकती है 5 से 6 सालों में, सॉल्व नहीं हो सकते। सोल्यूशन विल टेक डेकेड्स एंड डेकेड्स। यस, दे कैन बी प्राइवेट फर्म्स एज वेल। ऑडिटिंग अकाउंट होता है, वहीद आपको इल्म होगा, आप एक्सटर्नल ऑडिट करवाते हैं फॉरेन से, मतलब फॉरेन तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब जो एक्सटर्नल ऑडिट वगैरह होते हैं वो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि आप आसान तरीका ना, अकाउंटेबिलिटी बेस्ट तरीका हो जाता है ट्रांसपेरेंसी से। यू शुड अलाउ थिंग्स टू बी गो पब्लिक, और जब पब्लिक कर देते हैं तो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस वहां से स्टार्ट हो जाता है। जुल्फिकार, अगेन आप तो बड़े हाई लेवल पे बात करें, सेनेट और पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। मैं आपको फिर एक सवाल देता हूं, जरा सुनिएगा जुल्फिकार। आपको मैंने फिर कहा कि ये जो एचईसी का सिलेबस आपका बनता है, और आपने शायद सुना होगा पिछले दिनों कि उन्होंने अनाउंस किया कि जी अब आप एसोसिएट डिग्री शुरू करेंगे बीए लेवल पे। आपको पता है इस बात का, एसोसिएट डिग्री का? इफ यू नो, बीए को रिप्लेस करके एसोसिएट डिग्री, 2 साल की कॉलेजेस एसोसिएट डिग्री करवाएंगे, और उसके बाद वो बच्चे यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, बीएस के ले सकते हैं। मतलब अ काइंड ऑफ बीए डिग्री, नाम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इसको हम कहते हैं, एडीपी। और उसमें बच्चे 2 साल कॉलेज में एजुकेशन लेंगे, उसके बाद 5th सेमेस्टर में आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं बीएस के प्रोग्राम में। अच्छा, हमने पूछा भाई आपका फिर बीए ही रख लेते, एसोसिएट डिग्री रखने की क्या जरूरत थी, और उसमें कोर्सेज चेंज करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा जी एचएससी कह रही है, पब्लिकली कह रही है, उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर फॉरेन प्रेशर है, बाहर से प्रेशर है कि आप ये सिस्टम अडॉप्ट करें, तो हम मजबूर हैं, आप भी मजबूर हैं, आपने भी करना है। तो आप तो पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, हम तो बीए का कोर्स खुद अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, वो भी फॉरेन से डिक्टेट हो जाता है, ये एचईसी कह रही है। तो आप फिर बाकी नजर लगा लें हमारे यहाँ सिस्टम की बात। हमजा, किसका प्रेशर है? हमें फंडिंग मोस्टली आती है अमेरिका से एजुकेशन की, सो ही माइट हैव बीन रेफरिंग टू यूरोपियंस एंड अमेरिकंस, क्योंकि ये एसोसिएट डिग्री का जो प्रोग्राम है ना, ये अमेरिकन प्रोग्राम है, ये अमेरिकन सिस्टम है। ये जो बीएस का प्रोग्राम है, जनरल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट होता है, ये सारा आप देखें, केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, केमिस्ट्री में आप बीएस करने, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है, आपको सोशियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, सारी ये अमेरिकन सिस्टम है। ट्रू। दूसरा मैंने सिर्फ एक करवाया था स्टैटिस्टिक्स करंट अकाउंट डेफिसिट का। ट्रू ट्रू इकरा। एनीवे जी, लेट्स गो टू द कोल्ड वॉर। अब इन्हीं को पढ़ते हैं, अमेरिकन को पढ़ते हैं। किरण, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अच्छा, दी कोल्ड वॉर पे चलते हैं। अच्छा, इसमें सवाल नहीं आता, देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑन दैट, जस्ट एक आइडिया दूंगा थोड़ा सा, आप उसका यूज कर लीजिएगा, नो क्वेश्चन। हाँ, पॉलिटिकल साइंस वाले बैठे हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस वाले बैठे हैं, अब वो वहां पे पढ़ते हैं, और जो करंट अफेयर्स आईआर वाले हैं वो तो बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में ये सवाल आया था लास्ट ईयर सीएसएस के अंदर। जो आईआर वाले बच्चे हैं उनको तो आता ही है, जो आईआर पॉलिटिकल साइंस से नहीं है उनके लिए टॉपिक तो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, सॉर्ट ऑफ उन ये सवाल नहीं आता। बट जस्ट शॉर्टली सर समझाऊंगा, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई विल ट्राई टू फिनिश इन 10 मिनट्स, नहीं 10 मिनट, वहां पे हम जाके पढ़ेंगे, यहां पे शॉर्ट से करेंगे, यहां 10 मिनट में इसको कवर करेंगे। द कोल्ड वॉर रेफर्स टू, अच्छा, द कोल्ड वॉर refers to the conflict between US and Soviet Union from 1947 to 1991. 1947 to 1991, इस पीरियड के दौरान जो यूएस और सोवियत यूनियन का कॉन्फ्लिक्ट था उसको हम कहते हैं
दी कोल्ड वॉर। अच्छा, इस दी कोल्ड वॉर में जो यूएस और सोवियत यूनियन का कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, अभी इसमें जाएंगे, उसको हम कहते हैं दी कोल्ड वॉर। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट, दुनिया में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं इस अरसे के अंदर। देयर वर लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द टाइम। इंडिया पाकिस्तान में भी कॉन्फ्लिक्ट रहा, ईरान का कॉन्फ्लिक्ट इराक के साथ रहा। देयर लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स दैट वर देयर अराउंड दैट टाइम। हम यूएस और सोवियत यूनियन को ही क्यों पढ़ते हैं? इसलिए बिकॉज यूएस एंड सोवियत यूनियन वर द टू ग्रेटेस्ट पावर्स ऑफ द टाइम। They were the two global powers, two greatest powers, two जिनको हम कहते हैं super powers of their time, and that is why their conflict had a major global impact. And because of this conflict between the two, the world got divided and split into 3 different blocks. और वो 3 blocks में से एक block था US block, the second was Soviet block, and the third was non-aligned block. 3 ब्लॉक्स बनते हैं, 3 ग्रुपिंग्स बनती हैं। यूएस की स्टेट्स, यूएस की जो स्टेट्स हैं यूएस फेवर में थी, सिमिलरली जो सोवियत यूनियन के फेवर में थी, और जो नॉन अलाइंड स्टेट्स थी। आपने नॉन अलाइंड का नाम सुना होगा नैम के नाम से, जिसके अंदर इंडिया, यूगोस्लाविया और इंडोनेशिया और इजिप्ट वगैरह जो है, ये सारे मुल्क शामिल थे। सो their conflict actually had global impacts, and therefore it had kind of that's why we are studying it. बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स को ज्यादा नहीं पढ़ रहे, इस कॉन्फ्लिक्ट को हम यहाँ पे देख रहे हैं। नहीं, स्विट्जरलैंड को नहीं कहेंगे जी, स्विट्जरलैंड इज अ न्यूट्रल कंट्री, नॉट नॉन अलाइंड। न्यूट्रल कंट्री और नॉन अलाइंड में बड़ा फर्क होता है। नॉन अलाइंड स्टेट में अफ्रीका की थी, लैटिन अमेरिका की स्टेट्स थी और एशिया की स्टेट्स थी। मोस्टली ये 3 रीजन की स्टेट्स थी। मोस्ट ऑफ द यूरोपियंस, नॉर्थ अमेरिकन वर पार्ट ऑफ कहना वो यहाँ पे रेलेवेंट। न्यूट्रल का मतलब ये होता है स्विट्जरलैंड डज नॉट, इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द यूएन, तो वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता इतनी, इसलिए बिकॉज वो यूएन का मेंबर नहीं था। बट आफ्टर पिछले कोई 15-20 साल पहले, आई गेस 2002 में, इट बिकेम द मेंबर ऑफ द यूएन, सो इट इज नो लॉन्गर अ न्यूट्रल कंट्री। जी वही मैंने अभी बताया अस्मा के, आप न्यूट्रल कंट्री को आप जरा छोड़ दें, उसको आप ज्यादा पढ़ नहीं है, बट न्यूट्रल कंट्री स्विट्जरलैंड को हम कहते हैं बिकॉज स्विट्जरलैंड वाज नॉट इन्वॉल्वड इन एनी ग्लोबल पॉलिटिक्स, बिकॉज इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द यूएन। यूएन का ऐसा नहीं था इसलिए। यस, एक 121 है शायद, ये 120 स्टेट्स हैं आई गेस। सो दुनिया में 3 ब्लॉक्स, एक यूएस ब्लॉक, एक यूएसएसआर ब्लॉक और एक नॉन अलाइंड ब्लॉक। नॉन अलाइंड का मतलब है दोज हु सेड, नॉन अलाइंड वो स्टेट्स थी हु सेड दैट वी डू नॉट वांट टू सपोर्ट वन ग्रुप अगेंस्ट अनदर। We don't want to support US against Soviet Union. We don't want to support Soviet Union against the US. We want to have good relations with both of them. आप कह सकते हैं non-aligned states who wanted to have de-hyphenation policy. 120 है राना, थैंक यू। ठीक है, उनको हम वो न्यूट्रल नहीं है, दे नॉट न्यूट्रल, दे वांट इंटरेक्शन, बट दे वांट दैट they want to have good relations with US and with Soviet Union, but they do not want to be used by one against another. ये basically reason. इसकी states के नाम इंडिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट एटसेट्रा एटसेट्रा। यूएस में, यूएस के ब्लॉक में पाकिस्तान भी था, ईरान भी था, टर्की भी था, यूरोपियन स्टेट, ब्रिटेन, फ्रांस वाला स्टेट्स हैं। सोवियत यूनियन के साथ क्यूबा, चाइना इन द शॉर्टर टर्म, बाद में नहीं था, बट चाइना, क्यूबा, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स जो थी वो दे वर विद देम, नॉर्थ कोरिया वगैरह। तो ये डिफरेंट स्टेट्स थी। बट लेट्स कम टू द पॉइंट, 2 पॉइंट देखेंगे, काजेस और डेवलपमेंट्स। काजेस क्या थे, व्हाई द कोल्ड वॉर बिगेन, व्हाई द कोल्ड वॉर स्टार्टेड। तो 3-4 मेन काजेस लिखते हैं, एंड वन इज द क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज। Which ideologies? The United States represented capitalism, while Soviet Union was communism. So it was broadly a clash between capitalism and communism. Communism came as an anti-capitalist theory.
कम्युनिज्म जो था इट वाज एन एंटी कैपिटलिस्ट थ्योरी, इट केम टू एरेडिकेट कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, उसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था. एंड दैट इज व्हाई व्हेन सोवियत यूनियन विटनेस्ड, सॉरी, व्हेन रशिया विटनेस्ड द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन 1917 में दुनिया में पहली कम्युनिस्ट स्टेट बनी एंड दैट वाज रशिया. बाद में रशिया से बना सोवियत यूनियन. सो रशिया जब पहली कम्युनिस्ट स्टेट बनी तो और उसका एम ही था द एंड ऑफ कैपिटलिज्म. एंड लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. रशियन कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के फाउंडर कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द रशियन कम्युनिस्ट लीडर? Yes, I would come to that point. Yes, that's true. Agreed. Lenin थे जी, स्टालिन नहीं थे, लेनिन थे. Lenin was the founder of the communist revolution in Russia. अच्छा, लेनिन की एक बुक है, शायद उसका टाइटल सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. उसकी बुक है The Capitalism, the highest form of imperialism. Capitalism, the highest form of imperialism. नाम से जाहिर है कि वो कैपिटलिज्म को एज एन इंपीरियलिस्ट देखते हैं. इंपीरियलिस्ट से मतलब है जो ऑक्युपायर होते हैं, जो कब्जा करते हैं, जो दुनिया को डिस्ट्रॉय, मतलब कॉलोनियलिस्ट जिनको हम बोलते हैं, जो ऑक्युपाइड फोर्सेस होती हैं. सो दे सेड कैपिटलिज्म एज अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन द वर्ल्ड एंड दे केम टू डिस्ट्रॉय देम. सो बिकॉज यूएस had capitalism, it championed capitalism, it was the center of capitalism, and the Russians or Soviets, they were the center of communism. So the clash between the two was obviously inevitable. Communism came to eradicate capitalism. This is why the clash between US and Soviet Union took place. Second is the issue of World War II. World War II. कायनात अब कौन कहां पैदा होता है किसी को क्या पता हो, बट इश्यूज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू उसकी अपने बस में होता तो शायद होता. मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में पैदा होता, इंडिया में पैदा होता सर. अच्छा, वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ? दो तीन डेवलपमेंट्स हैं, बट इसके अंदर एक डेवलपमेंट यहां पे बात करेंगे. वन वाज that in the World War II, Germany was going to war with Soviet Union in the east, and on the western side, it was going to war with France, etc. Germany was fighting on eastern side as well as on the western side. Eastern side पे Eastern Europe है, जिसमें पोलैंड भी है, बाकी एरियाज भी हैं up to the Soviet Union. लेकिन जर्मनी was also fighting on the western side, जिसमें बेल्जियम भी है, जिसमें फ्रांस वगैरह शामिल है. बेचारा जर्मनी नहीं था, जर्मनी ने ही पहले वार की अपने वेस्ट पे. जब फ्रांस पे कब्जा कर लिया, देन इट डिक्लेयर्ड वार ऑन सोवियत यूनियन. तो बेचारा नहीं था, उन्होंने खुद ही हमला किया था सारा जाके. यूके पे भी किया था, बट फ्रांस पे कब्जा कर लिया था. यूके पे कब्जा नहीं किया, बम्बार्डमेंट थी, कब्जा नहीं किया था. सो जर्मनी वेंट टू वॉर विद सोवियत यूनियन. When Germany went to war with Soviet Union, not half the France, it captured almost all the France, almost all of the France. Achha, when Germany was destroying Soviets, it was marching towards Soviet Union, killing millions and millions of the Soviets. Soviets requested Britain, UK, and USA that you should declare war against Germany on this side. Western side, yes. The USSR requested UK and USA to launch a war against Germany from the western side so that German will not be able to focus on killing of the Soviets. Soviets को ना मार सकें. Soviets must be protected. ये चाह रहे थे Soviet Union, and they requested Americans and Britain. और ब्रिटेन को तो इसलिए कह रहे थे because Germans were already bombing the UK. वो यूके पे बॉम्बिंग कर रहे थे, एंड यूके वाज ओनली फाइटिंग अ डिफेंसिव वॉर, नॉट एन ऑफेंसिव वॉर. सो सोवियट्स ने कहा गो फॉर ऑफेंसिव, लॉन्च अ स्ट्राइक अगेंस्ट जर्मनी ऑन दिस साइड. अमेरिकन को भी कहा, अमेरिकन ने और ब्रिटेन ने कहा अभी हम जंग के लिए तैयार नहीं है, वी आर नॉट रेडी फॉर द वॉर. एंड दे डिलेड दिस अटैक फॉर 3 years. 3 साल तक सोवियट्स रिक्वेस्ट करते रहे, अमेरिकन नहीं आए. इसलिए बिकॉज जो थी ना दैट Germans were
the most powerful, and they were killing millions of Soviets. एक मिसाल सिर्फ देता हूँ, दुनिया में कोई एक मुल्क जिसके सबसे ज्यादा सोल्जर्स किसी जंग में मारे गए, they were killed by the Germans, और वो थे सोवियत सोल्जर्स. दुनिया में किसी भी मुल्क के तारीख में शुरू से लेकर आज तक सबसे ज्यादा जिस मुल्क के फौजी मारे गए वो थे सोवियट्स के, सोल्जर्स भी और सिटीजन भी, और देयर नंबर इज रफली बिटवीन 20 to 25 मिलियन. 20 to 25 मिलियन, 2 से 2.5 करोड़ सोवियट्स मारे गए. तारीख में इतने लोग कभी नहीं मारे गए, और वो जर्मन्स ने मारे थे. नहीं, 60 मिलियन नहीं, 60 मिलियन मैंने पढ़ा था, 20 मिलियन के करीब सोवियट्स की बात कर रहा हूं, सोवियट्स की सिर्फ, पूरी वार की बात नहीं कर रहा. सो द पॉइंट इज कि आपके जब इतने लोग मारे जाए, एक जंग है, सिर्फ एक जंग, आपने शायद नाम सुना होगा, दैट स्टालिनग्राड. एक जंग के अंदर सिर्फ एक जंग के अंदर एक शहर के अंदर 3 लाख सोवियट्स मारे गए थे. 3 लाख सोवियट्स को एक शहर में खाली मारा था जर्मन्स ने. सो यू कैन वेल इमेजिन कि व्हाट वाज हैपनिंग टू देम. तो जब वो मैसेकर हो रहा था तो उन्होंने कहा था हम आपके अलाए हैं वार में, यू शुड, आप वार में भी है, जर्मनी आपको भी मार रहा है, व्हाई नॉट गो फॉर ऑफेंसिव अगेंस्ट देम, एंड यू आर अ मेजर पावर, यू कैन गो टू वार विद जर्मनी, ताकि हमारे ऊपर उनका प्रेशर कम हो. अमेरिकन ने 3 साल तक नहीं किया. इसका मतलब ये हुआ, तो सोवियट्स ने लगा, सोवियट्स फेल्ट दैट अमेरिकन्स वर डेलिबरेटली अलाउइंग जर्मनी टू किल सोवियट्स. Americans were deliberately allowing Germany to kill Soviet because Soviet is communism. So they thought that way, and this became another reason. So American delay in opening the Western Front against Germany created suspicions between Soviet Union and the Americans. This is another factor that contributed towards the Cold War. Third was issue of East Europe. इशू ऑफ ईस्ट यूरोप. 3 साल बाद एग्जैक्टली वर्क, बट 3 साल बाद तब अमेरिकन ने तब हमला किया जब सोवियट्स ने फिर जर्मन को शिकस्त देना शुरू की. व्हेन सोवियट्स स्टार्टेड डिफीटिंग जर्मन्स, फिर अमेरिकन ने आए और आजकल सेलिब्रेट करते हैं बैटल ऑफ नॉर्मंडी एंड ऑल दैट, डी डे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं कि जी अब हम भी मैदान में आ गए, बट इट वाज सोवियट्स हु फर्स्ट डिफीटेड जर्मन्स. दैट्स अ फैक्ट. यस, दैट्स ट्रू. थर्ड इशू मैंने कहा जी ईस्ट यूरोप का. जर्मनी और सोवियत के दरमियान में जो टेरिटरी है इसको हम कहते हैं ईस्ट यूरोप. इसके अंदर टेरिटरीज आती हैं जैसे पोलैंड है, यस यूके वाज पार्ट ऑफ वॉर. अच्छा, ईस्ट यूरोप में पोलैंड है, काइंड ऑफ ये चेकोस्लोवाकिया है, बेलारूस है, ये सारे स्टेट्स आती हैं. सोवियट्स ने जब जर्मनी को शिकस्त देना शुरू की, when they started defeating Germans, their forces moved towards Germany. ये 1943-44 में they started moving. अब जो Germans थे, they were being pushed back. Soviets were moving here towards Germany. Soviet forces in 1945, in early 1945, had entered into Germany. जर्मनी को शिकस्त देते देते जर्मनी के अंदर आ गए. And those Soviet forces, when they reached Germany, they passed through East Europe. पोलैंड से और इन इलाकों से गुजर के यहां पे पहुंचे जर्मनी तक. तो ईस्ट यूरोप किसके कब्जे में चला गया? हु कंट्रोल्ड ईस्ट यूरोप देन? सोवियत यूनियन. एग्जैक्टली, सोवियट्स के पास चला गया. सोवियट्स ने जब जर्मनी में पहुंचे, उधर से अमेरिकन भी आ गए उस साइड से, तो अमेरिकन, ब्रिटेन एंड सोवियट्स, दे गॉट टुगेदर and they sat in a conference and they wanted to decide what should we do with East Europe. फ्रांस नहीं था उसमें, उस मीटिंग में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ब्रिटेन, अमेरिकन एंड द सोवियट्स sat together, याल्टा कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर they wanted to discuss the issue of East Europe. क्या करें यूरोप के हवाले से, what should we do with East Europe, कि यहां से हम कौन सी गवर्नमेंट्स हो, क्योंकि अब यहां पे तो जर्मनी ने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब सोवियत फोर्स हैं, इसका क्या करें? तो सोवियट्स ने कहा वी वांट ईस्ट यूरोप एंड देयर स्टेट्स एज आवर फ्रेंड्स, एज आवर एलाइज. वी वांट टू हैव सिस्टम्स इन दोज स्टेट्स दैट फेवर्स अस. याल्टा कॉन्फ्रेंस, YALTA, याल्टा कॉन्फ्रेंस. वो चाहते ईस्ट यूरोप में ऐसी स्टेट्स हों जो
स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो उनकी, चले मैं इस तरह से कहता हूं, जैसे हम नहीं चाहते अफगानिस्तान में हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट हो, तो इसी तरीके से दे वांटेड, सोवियट्स वांटेड दैट ईस्ट यूरोप शुड बी देयर फ्रेंडली स्टेट्स, उनकी मर्जी की स्टेट्स हो। और सोवियट्स कौन से सिस्टम को फॉलो कर रहे थे? व्हाट सिस्टम दे फॉलोड? It was communism. So they wanted East Europe to follow the Soviet system ताकि उनकी फ्रेंडली स्टेट रहे, so that in future यहां से अगर हमला हो, जर्मनी कोई हमला करे, कोई फ्रांस हमला करे, they can protect themselves. They wanted to have a buffer in East Europe. They wanted to spread communism in East Europe. Americans ने कहा नहीं, we won't allow that, because पहले भी कहा हमने, Americans were unwilling to accept that. They said no, there should be democracy. People of the East Europe should decide. Democracy और पता नहीं क्या क्या जो Americans की concepts होते हैं, they wanted that. This issue became a bone of contention between US and Soviet Union. Ideological clash था, but linked with the territory as well. What type of system should be there in East Europe? That became another reason between another reason for the conflict between US and Soviet Union. Fourth, nuclear conflict, nuclear factor. अच्छा, आपको पता है ना अमेरिकन ने न्यूक्लियर वेपन्स गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे ऑन जापान, 6 अगस्त एंड 9 अगस्त, 2 न्यूक्लियर बम गिराए थे। अच्छा, उससे पहले जब जापान पे बम गिराए गए, तो उससे पहले जापान वाज नेगोशिएटिंग टू सरेंडर, वो अमेरिका के साथ ऑलरेडी नेगोशिएट कर रहा था कि हमने सरेंडर करना है। और जापान के अंदर सोवियत फोर्सेस भी आ चुकी थी और अमेरिकन फोर्सेस भी आ चुकी थी, बट अमेरिकन वर प्रीडोमिनेंट, तो अमेरिकन वर लीडिंग द वॉर, और जापान अमेरिका के साथ नेगोशिएट भी कर रहा था सरेंडर के लिए, और सोवियत फोर्सेस भी जापान के अंदर मौजूद थी। अमेरिकन जब वो टॉक्स फेल हुई, वो टॉक्स सक्सेसफुल नहीं हुई, तो अमेरिकन ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। आफ्टर न्यूक्लियर बॉम्ब जापान सरेंडर, जापान ने फिर सरेंडर कर दिया। ये बात समझ आ रही है? In 1945, Japan was willing to surrender. It was happening in July. नहीं, पर्ल हार्बर तो 1941 में हुआ था। ये बात कर रहा हूं 1945 की बात कर रहा हूं। जुलाई 1945 में Americans had entered into Japan. Soviets were entered into Japan. 1945, 45 में Soviets were entered into Japan. दोनों तरफ से वो आ रहे थे, लेकिन अमेरिकन वर प्रीडोमिनेंटली देयर और अमेरिकन वर लीडिंग द वॉर, और जापान उनके साथ नेगोशिएट कर रहा था कि हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, हमारी कुछ शराइत हैं। अमेरिका के साथ वो नेगोशिएशंस हुई और वो नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं हुई, और अल्टीमेटली अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए 6 अगस्त 1945 को। अच्छा, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, अब वो जब गिराए गए तो जापान ने सरेंडर कर दिया, वार खत्म हो गया। सोवियट्स को लगा, अब ये सुनने वाला पॉइंट है, अब लिखने वाला नहीं है। सोवियट्स को लगा कि अमेरिका ने कहा जी हमने न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए हैं जिससे वार खत्म होगी, वी एंडेड द वर्ल्ड वॉर 2 बाय ड्रॉपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। सोवियत स्कॉलर्स ये कहते हैं दैट, ये सुनिएगा प्लीज, सोवियट्स से दैट द न्यूक्लियर बॉम्ब्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी were not the last bombs of the World War II. सोवियत से, और क्रिटिक्स हैं जो अमेरिकन की, वो कहते हैं they were not the last bombs dropped in the World War II. They were the first bombs dropped in the Cold War. They were the first bombs dropped in the Cold War. मतलब क्या हुआ इसका? What does it mean? इंटरेस्टिंग जुमला है। एग्जैक्टली इकरा वाला पॉइंट था, इसी पॉइंट पे। इट मीन्स कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराने का मकसद जापान को शिकस्त देना नहीं था, इसका मकसद सोवियत को डराना था। It was meant to deter Soviet Union, it was meant to intimidate Soviet Union and not to defeat Japan. मतलब कहना बेटी को, सुनाना बहू को, सिंपल। गिराए जापान पे, मैसेज था सोवियत के लिए, दैट्स द सेंस ऑफ इट। सो
दिस इज काइंड ऑफ थिंग इज देयर, ये एक बेसिकली डिबेट है जी, बट ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। और सोवियत फोर्सेस मैंने कहा जापान के अंदर मौजूद थी, और वैसे भी आप अगर देखें मैप पे, जापान इज ज्योग्राफिकली सो क्लोज टू सोवियत यूनियन, इजंट इट? जापान के, और मैप देखे बगैर बताइए, गूगल के बगैर, जापान के और रशिया के दरमियान में कौन सा समंदर है? विच सी? वो तो ओशन है ना। सी कौन सा है? सी ऑफ जापान नहीं है, नहीं साउथ चाइना नहीं है, सी ऑफ जापान है, सी ऑफ जापान है, सी ऑफ जापान है, ये येलो सी है, लेकिन मेरे ख्याल में सी ऑफ जापान है मेरे ख्याल में। बट एनीवे, सो दिस इज दीज आर मेन, येलो सी है। अब जरा भाई कर लीजिएगा येलो सी है या सी ऑफ जापान है, मेरे ख्याल में तो येलो सी है, मिक्सिंग थिंग, जो भी आप देख लीजिएगा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट काजेस जी, जिसकी वजह से यूएस और सोवियत, ये कुछ काजेस हैं, और भी हैं, बट ये मेन काजेस जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बना। लेट मी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज डेवलपमेंट्स। अच्छा प्लीज, मैं ये इसलिए करा रहा हूं, मैंने कहा पेपर में सवाल नहीं आना, फिर भी करा रहा हूं। उसकी वजह ये है कि जो बच्चे करंट अफेयर्स में एक अक्सर सवाल आने के चांस होते हैं, द न्यू कोल्ड वॉर, तो मुझे बताएंगे द न्यू कोल्ड वॉर कौन सी है? यूएस और चाइना में। अच्छा, अगर सवाल आ जाए यूएस चाइना की राइवलरी पे, आप इस यूएस चाइना की राइवलरी को लिंक कर सकते हैं इसके साथ। कैसे लिंक करना है? जैसे मैं करूंगा, मतलब कॉपी मुझे नहीं करना, आइडिया लेना है आपने कि मैं कैसे लिंक करता हूं सारा इसके साथ। सो हम देखेंगे क्या यूएस के उस वक्त जो ऑब्जेक्टिव थे कोल्ड वॉर में, क्या आज भी वही हैं? हमने यूएस चाइना की राइवलरी तो किसी हद तक पढ़ चुके हैं काफी सारे लेक्चर्स के अंदर। हम देखेंगे क्या आजकल भी वैसी राइवलरी है। दूसरी चीज हम देखेंगे, यूएस ने सोवियत के साथ राइवलरी में जो काम किए, क्या आजकल भी वही कर रहा है या कर सकता है? तो हम पेपर में कंपैरिजन करिएगा नहीं, बट किसी एक दो पॉइंट पे, तीन जगह पे जाके जब आप कंपैरिजन लिख देंगे तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, दैट यू नो द हिस्ट्री एज वेल। आपको बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? No, don't quote me in exam. Don't quote me in exam. बरका मैंने कहा इस पे नहीं आना, लेकिन चाइना यूएस पे तो आ सकता है ना। चाइना यूएस पे अगर आ जाए न्यू कोल्ड वॉर पे, तो आप किसी ना किसी हवाले से उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, पास्ट का भी। ये कहना चाह रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं, आपको ज्यादा समझ आ जाएगी शॉर्टली। मैं जल्दी खत्म करना चाह रहा हूं, आई वांट 10 मोर मिनट्स। अमेरिकन्स ने, मैं वो भी कहूंगा जिसीना, वो भी कहूंगा, यूएस और चाइना भी कहूंगा। अच्छा, इसी में आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। जब हम दी कोल्ड वॉर की बात करते हैं, तो मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी कि किस तरीके से, किन वजहों से कॉन्फ्लिक्ट बना। तो वर्ल्ड वॉर 2 1945 वाज द टाइम अराउंड जब ये कॉन्फ्लिक्ट बना। मैंने फिर भी 47 यहां पे लिखा हुआ, इसलिए लिखा है 47 क्योंकि अगर आप देखें तो जो पहली दफा ऑफिशियली जिसको हम डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कहते हैं, द कोल्ड वॉर, डिक्लेरेशन ऑफ द कोल्ड वॉर, वो हम कहते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, क्योंकि प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, उन्होंने 1947 में एक स्पीच की। ही स्पोक विद यूएस कांग्रेस, एक जॉइंट सिटिंग में उन्होंने स्पीच की थी, जिसको हम कहते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। एक पॉलिसी उन्होंने अनाउंस की थी, ट्रूमैन की पॉलिसी। वो बेसिकली इकोनॉमिक एड की पॉलिसी थी, कि वो उसमें टर्की और ग्रीस के लिए इकोनॉमिक एड पैकेज अनाउंस किया था। बट ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में ये लफ्ज तो नहीं थे, बट हम ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को जब एनालाइज करते हैं, आईआर में खासकर जब हम एनालाइज करते हैं उसको, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को, तो हम कहते हैं दैट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ द कोल्ड वॉर। मैं इकरा भी आ रहा हूं उसके लिए। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में मिलिट्री नहीं था, डायरेक्ट नहीं था। उस स्पीच को सुने आप, तो उसके अंदर स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में इकोनॉमिक एड थी ग्रीस और टर्की के लिए, लेकिन हम उसको इंटरप्रेट जरूर मिलिट्री में भी करते हैं इकरा। अब मैं उसका एनालिसिस, उसने लफ्ज नहीं कहे, मैं उसका एनालाइज कर रहा हूं। अच्छा, दिस इज एज एन एनालिस्ट, हमारा ओपिनियन है, मेरा अकेला नहीं है, बट एनालिस्ट का ओपिनियन है। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में कहा गया, अगेन एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, बट आइडिया ये था, द आइडिया वाज टू contain Soviet Union and communism.
अच्छा, इस ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में डायरेक्ट नहीं कहा गया, बट इनडायरेक्टली मेंट टू कंटेन सोवियत यूनियन एंड यूएस। अच्छा, इसी तरह की अब मैं इसको रिलेट करूं करंट के साथ। करंटली यूएस चाइना राइवलरी में पॉलिसी का नाम बताएं जिसमें यूएस ने कहा नहीं बट उसका मकसद था कंटेनमेंट ऑफ अ कंट्री। थैंक यू रिदा, आपका जवाब मुझे पहले मिल गया था। यू आर राइट, पिवट एशिया, एग्जैक्टली ट्रू। इंडो पैसिफिक में तो नाम ले लिया जुजीना उसका, पिवट एशिया में नाम नहीं लिया बट ही मेंट इट। दिस इज सिंपल। सो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, मैं अक्सर कहता हूं पिवट एशिया इज द न्यू ट्रूमैन डॉक्ट्रिन सॉर्ट ऑफ, ये आप इस तरह से कह सकते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। सो American President Truman announced the doctrine in 1947। 1947 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन अनाउंस की गई थी जिसका बेसिक एम था कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म ऑफ द सोवियत यूनियन, ये बेसिक एम था। दैट्स व्हाट दे वांटेड। अच्छा, बाय द वे आप पढ़िएगा, आईआर वाले पढ़ेंगे डिटेल से जाके, कंटेनमेंट का जो आइडिया है वो ट्रूमैन का नहीं है। आइडिया वाज टेकन फ्रॉम जॉर्ज एफ कैनन। जॉर्ज एफ कैनन was the pioneer of this idea। वो कौन था, क्या था, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। बट दिस आइडिया, क्योंकि अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी उनका प्रेसिडेंट अनाउंस करता है, सो द प्रेसिडेंट ट्रूमैन अनाउंस दिस पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट जिसको हम ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कहते हैं। अब इस डॉक्ट्रिन में था क्या? दिस डॉक्ट्रिन हैड प्रोवाइडेड अ मैकेनिज्म फॉर नहीं का वी वोंट बी राइटिंग दैट। Truman doctrine में था क्या? It provided an approach how to contain. It not only announced the containment, it provided the mechanisms how to contain. फिर 1947 से लेकर 1991 तक different US governments in order to contain contain Soviet Union, they applied different mechanisms. ये लफ्ज, ये जुमले गौर से सुनिएगा दोबारा। 47 में उन्होंने कहा हमने कंटेनमेंट करनी है। कैसे करनी है? फिर different presidents adopted different methods to contain Soviet Union. They used different methods to contain Soviet Union, और वो different methods कौन से रहे हैं, वो methods भी लिखेंगे, और वो कब कब अप्लाई किए गए वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट by making a chart। एक चार्ट बनाता हूं और उस चार्ट के अंदर I will tell you how they wanted to contain and what steps they took to contain। अच्छा, कंटेन क्यों करना चाह रहे हैं? Why they wanted to contain, by the way? पहले तो ये बताओ। If Soviet Union is contained, can it challenge capitalism? Exactly। देखिए ना, कंटेन का मतलब होता है किसी को फैलने से रोकना। अब कम्युनिज्म फैलेगा नहीं तो कैपिटलिज्म को कैसे चैलेंज करेगा? इट्स सिंपल। मकसद डिस्ट्रॉय करना नहीं था कम्युनिज्म को, मकसद था कंटेन करना, उसको स्प्रेड नहीं करने देना। वी शुड नॉट अलाउ इट टू पीप इनटू अदर स्टेट्स। आप उसको स्प्रेड नहीं करना, प्रोलिफरेट नहीं करने देना, ताकि दूसरे मुल्कों के जाके अंदर कम्युनिज्म फैले ना। फॉर एग्जांपल, एक स्टेट ए है उसमें कम्युनिज्म ना आ जाए, स्टेट सी है उसमें कम्युनिज्म ना आ जाए। अगर वहां कम्युनिज्म नहीं फैलेगा तो वहां फिर ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव ऑप्शन विल बी कैपिटलिज्म। यस, दैट्स ट्रू। कैसे करना है? हाउ टू डू दैट? दिस चार्ट इज द आंसर। द यूएस अनाउंस्ड टू यूज different, they didn't announce publicly, but they used different methods to contain China, to contain Soviet Union, sorry. They used economic methods, they used military, they used political and propaganda. They used multiple methods, economic, military, political, propaganda methods to contain China, contain communism of Soviet Union. मैं अभी आऊंगा, इस पॉइंट पे आऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Let's see all of them. Economic method. How to use economic methods to contain Soviet Union. अब यहां पे जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन थी उसमें बेसिकली इकोनॉमिक पॉइंट था। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन दो तरह के मेथड,
incentives and punishments. Incentives and punishments. अब जरा सुनिएगा गौर से, ये पॉइंट अगर आपको समझ आ गया ना, ये वाला, बाकी सारे आसान है। इंसेंटिव से मतलब ये है that US agreed to provide economic incentive to those states who will help US in containment of Soviet Union. हर वो मुल्क जो US की हेल्प करेगा in containment of Soviet Union will get economic incentives from US. जो हमारा साथ देगा, अमेरिका कह रहा है हमारा साथ देगा, उसे हम इकोनॉमिक इंसेंटिव देंगे। अच्छा, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स क्या हो सकते हैं? व्हाट कुड बी इकोनॉमिक इंसेंटिव्स? एड, पाकिस्तानियों को पहला नाम ही एड आता है, और इन्वेस्टमेंट, गुड इन्वेस्टमेंट, लोन्स, ट्रेड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, टेक्नोलॉजी, यस ट्रू, रिसोर्सेज, जॉब्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें, ट्रेड भी तो आ जाएगी ना, आप उधर ट्रेड करते हैं, एनहांस ट्रेड करते हैं, ये सारे पॉइंट होंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल इट्स इंसेंटिव्स। एग्जाम्पल्स, क्या किसी मुल्क को इकोनॉमिक इंसेंटिव दिए गए उनकी मदद करने में? तो हम जिस मुल्क में रहते हैं, पता है ना आपको, हमें तो उन्होंने इकोनॉमिक एडवाइजर भी दिए थे। सो अमेरिकन्स स्टार्टेड प्रोवाइडिंग एड, लोन्स, इंसेंटिव्स to all those states that would help them in containment of Soviet Union. और उसके अंदर एग्जाम्पल होगी, पाकिस्तान एग्जाम्पल है, टर्की एग्जाम्पल है, यूरोपियन एग्जाम्पल है, और यूरोप के अंदर उन्होंने दिया था मार्शल प्लान। मार्शल प्लान सुना है? मार्शल एड भी कहते हैं मार्शल प्लान। सो दे स्टार्टेड प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एड and loans and investments and trade to all those states that help them. मार्शल प्लान 1947 से लेकर 51 तक मार्शल एड $13 billion वर गिवन टू वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। एड थी उस वक्त के $13 billion आर मोर देन $100 billion इफ एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन टुडे। वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट थी। दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी एड जो दी गई वो मार्शल प्लान में दी गई यूरोपियंस को, और दुनिया की सबसे बड़ी एड पैकेज जो किसी एक स्टेट के लिए अनाउंस किया गया वो ट्रंप ने अपने पीस प्लान में पैलेस्टीनियंस के लिए ऑफर किया। कितनी अमाउंट ऑफर की ये बताया आपको? $50 billion। लेकिन ये जो अमाउंट थी इट वाज फॉर वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, मल्टीपल स्टेट्स के लिए थी। ये जो ट्रंप की पैलेस्टाइन के लिए जस्ट फॉर वन स्टेट, दैट्स द हाईएस्ट नंबर। एनीवे, ये एग्जांपल लिखेंगे पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, मार्शल प्लान एटसेट्रा, ये सारी एग्जांपल है। अमेरिका ने साथ दूसरा कहा, दो स्टेट्स दैट वुड हेल्प सोवियत यूनियन are those states that will adopt communism, they will be punished by economic means. Punishment क्या होती है? Economic punishment क्या होती है? Sanctions, yes, sanctions or tariffs नहीं होते। tariff भी तो sanction होती है थोड़ा। Rejecting loans, refusing to give them, kind of depriving them of resources, not providing technology, etc., etc., etc. So economic punishments. अच्छा, किन states को economic punishments दी गई? उनको दी जाएगी जो कम्युनिज्म बन जाएंगे या सोवियत यूनियन का साथ देंगे। And they included obviously states like sanctions किन पे लगी? Cuba is an example, Yugoslavia is an example, China is an example, North Korea is an example, नॉर्थ वियतनाम इज एन एग्जांपल। यू नेम स्टेट्स और आपको लिस्ट नजर आएगी जहां पे उनको पनिश किया गया। क्यूबा, चाइना, यूगोस्लाविया, बोलिविया, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेट्स दैट वर सैंक्शन्ड बाय द यूएस बिकॉज ऑफ इट। क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद 1959 के बाद इकरा उस पर सैंक्शन लगाई गई। यस, ट्रू। सो जो स्टेट कम्युनिस्ट बनी उनके ऊपर सैंक्शन लगाई दी अमेरिकन ने। सो इंसेंटिव फॉर दोज हु हेल्प अस, punishment for those who help our enemy. इसको हम कहते हैं मॉडर्न दौर में कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। सुना हुआ कैरेट एंड स्टिक? कैरेट फॉर फ्रेंड्स, स्टिक फॉर एनिमीज। अच्छा, आप जरा इसको अप्लाई कीजिएगा करंट टाइम्स पे। इज अमेरिका प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू फ्रेंड्स हु हेल्प यूएस एंड इज अमेरिका पनिशिंग दोज हु हेल्प चाइना?
अब वो क्या हेल्प है, क्या पनिशमेंट है, आप लिख लेंगे करंट टाइम्स में? ओके ग्रेट। जस्ट अगर पास में एग्जांपल दे दें, मिसाल दे दें आप छोटी सी, आप कहेंगे ये जो अमेरिकन ने इंडिया के लिए हेल्प कर रहे हैं, दिस इज द सेम एज दे प्रोवाइडेड मार्शल प्लान टू यूरोपियंस। एक जुमला ही लिख रहे हैं ना, तो इसका इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ जाएगा। दिस इज द सेम मेथड दैट दे यूज्ड इन द कोल्ड वॉर। इसलिए एक जुमला अगर सुने, आई डोंट नो आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है, पाकिस्तान पे कोई सेक्शन नहीं लगी है सर 2017 से, नॉट अ सिंगल रुपी हैज बीन गिवन टू अस ऑन मिलिट्री एड। हमारी मिलिट्री एड ब्लॉक की हुई है अमेरिकन ने 2017 से। असद आप लोगों को पता है इस बात का ना, अमेरिकन ने मिलिट्री एड ब्लॉक की हुई है पाकिस्तान की 3 साल से। नहीं आइडिया आप लोगों को? नहीं हो, उसको पढ़िएगा तो जाके, मिलिट्री एड की बात करो। लेट्स गो टू द मिलिट्री। ओके सो लेट्स मूव जी, आगे चलते हैं। तो पेपर में आप कंपेयर कर सकते हैं, मिलिट्री पे आते हैं। अमेरिकन सेम कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, incentives for the American allies and punishments to Soviet allies are anti-Americans. Sorry. And military incentive क्या होते हैं? What is the military incentive? Weapons sell out करना, और वेपन्स टेक्नोलॉजी गुड, फोर्सेस डिप्लॉय करना प्रोटेक्शन के लिए गुड, कंबाइंड एक्सरसाइजेस करना गुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सॉलिडारिटी शो करना, सॉरी उनको डिफेंड करना, यू नो। अच्छा, अमेरिकन इवन वॉर करना ऑन देयर बिहाफ, फाइटिंग अ वॉर ऑन देयर बिहाफ इज अनदर एग्जांपल, दैट्स ट्रू। अच्छा, अब पॉइंट इज अमेरिकन यू गिव डिफरेंट इंसेंटिव्स लाइक NATO. Under NATO, Americans gave guarantee to European security. जो अमेरिकन यूरोपियन अलायंस थे, अमेरिकन ने नेटो बनाई टू गिव देम द सिक्योरिटी गारंटी। पता ना नेटो का 1949 में बनी थी नेटो, एंड इट एग्जिस्ट्स इवन टुडे। एंड अंडर नेटो अमेरिकन आर ट्रीटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द यूरोपियंस फ्रॉम एनी थ्रेट। ये उनको रिवॉर्ड है, आप हमारे साथ हैं, हम आपको डिफेंड करेंगे। They signed similar kind of agreements with Japan, with South Korea, CETO, CENTO, ANZUS, CETO, CENTO, आपने साउथ कोरिया के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट था, जापान के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट था, CETO, CENTO आप लोगों ने सुना होगा, इंडिया ये जो पाकिस्तान जिनमें इन्वॉल्व था, और आखिर में ANZUS, ANZ, US, Australia, New Zealand, US. So US has signed multiple security treaties with multiple states to defend them. And US also sold a lot of weapons. Again, Pakistan की मिसाल है, हमें F-16 भी देते रहे, हमें tanks भी देते रहे, हमें different kind of military help देते रहे. But economic punishments, punishment किसको होगी? To those who will help, who will adopt communism, or those who will help Soviet Union. तो मिलिट्री पनिशमेंट क्या होती है? व्हाट इज मिलिट्री पनिशमेंट? क्या हो सकती है? मिलिट्री सैंक्शन लगा देना, फिर इवन वॉर कर देना, मिलिट्री सैंक्शंस एंड इवन गोइंग टू वॉर विद देम, प्रॉक्सी वॉर कर लेना, एग्जैक्टली डायरेक्ट वॉर भी, प्रॉक्सी वॉर भी, एब्सोल्युटली अमर। नाउ अमेरिकन ने कहां कहां पे किया? अमेरिकन इन्वेडेड नॉर्थ कोरिया in 1950 when it, North Korea जो communist state थी, when it captured South Korea to spread communism, it was punished militarily by invasion in 1950 और liberate करवाया उसको। वियतनाम उसामा, absolutely. In Vietnam, when communists tried to occupy Vietnam, Americans went to war, although they were defeated and communism came in Vietnam, but Americans punished Vietnam for being communists. इन्वेजन की थी 1960s और 70s के अंदर। What about Afghanistan? When Afghanistan established socialist governments under Soviet Union,
सोवियट्स आए और सोशलिस्ट गवर्नमेंट अफगानिस्तान में एस्टेब्लिश की, तो अमेरिकन ने डायरेक्ट इन्वेजन की या प्रॉक्सी वॉर लड़ी? American directly fought a proxy war lady. So Americans started punishing those states that used to help Soviet Union and all that. ये military punishments, carrot and stick. Political support पे आता है using different international political forums to have carrot and stick, incentive or punishments. Americans used different. Why in Afghanistan, Rida? Because in Afghanistan, the Soviets installed a socialist, a pro-communist government. जब अफगानिस्तान में pro-communist government बनाई सोवियट्स ने आके, Americans had not to allow Soviet Union to spread over there, और उन्होंने वहां पे war की. They used proxy war to not allow spread of communism in Afghanistan. That's the point. Political में incentive की बात करेंगे. तो पॉलिटिकल इंसेंटिव के अंदर बात आती है, आप डिफरेंट इंटरनेशनल फोरम्स पे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पे अंदर पॉलिटिकल सपोर्ट टू एलाइज एंड अपोजिशन टू राइवल्स. मिसाल के तौर पर यूएन के अंदर मेरा आपसे सवाल है, यूएन की जो रेजोल्यूशंस है कश्मीर पे, कुड दे हैव बीन पास्ड विदाउट यूएस हेल्प? Obviously not. So US helped us in passing the UN resolutions on Kashmir. और ये बड़ी important development है because we helped them out at that time. अच्छा, similarly, if you name other issues, for example, they helped Pakistan in resolving our Kashmir dispute by using World Bank. World Bank ने mediate किया था Indus Water Treaty में, और World Bank ने क्यों किया था? Because आपको शायद इल्म हो, World Bank का president हमेशा American होता है. The president of World Bank is always an American, और American president उसे appoint करता है. So American government used the World Bank to provide political benefit to Pakistan by resolving the Kashmir Indus Water Treaty and all that. तो ये एक incentives जो है वो यहाँ पे भी उनको मिले हैं, उन्होंने they have played a role. जिसे मैं इसको करूँगा. So they try to play the role of positive for those states, political support to those states who help them. Political punishment क्या होगी? Political punishment क्या होगी? Its punishment will be that the Americans use the international forums to punish different states. For example, मैं एक मिसाल देता हूँ. When China became a communist country, political sanctions तो economic हो जाएंगी ना, वही उसका contrary हो जाएगा. For example, China became a communist state in 1949. When China wanted to become member of the UN, वो UN का member बनना चाह रहा था, तो Americans vetoed China's request to become a UN member up to 1970s. 1970s तक उसको block करते रहे वहां पे जाके. This was a punishment for being a communist. Same was done to North Korea. Same was done to Vietnam and all that. Americans used political punishments to those states who adopted communism. आखिरी point है propaganda. मैं अभी कर रहा हूँ इसकी बराबर, आखिरी कर रहा हूँ propaganda. आपको आसान सा point है, आप जेम्स बॉन्ड की मूवीज देखें, आप कोल्ड वॉर की कोई मूवी देखें, तो कभी देखें तो सोवियट्स को हॉलीवुड वाले कैसे दिखाते थे, रशियन बंदे कैसे होते थे, अभी भी दिखाते हैं वैसे. What is their getup? Negative, गंजे, बाल्ड होते हैं, बदसूरत होते हैं, बारबैरिक होते हैं, sort of वो एंजेलिना जोली की जो मूवी आई थी, नाम उसको मैं बोल रहा हूँ, साल्ट मूवी. तो आप उठा, Russians will always be shown as smugglers, villain और सारे, और Americans are always saviors of the world. वो ये क्या होता है बेसिकली? दिस इज अ प्रोपेगेंडा. दिस इज अ प्रोपेगेंडा. पायस भी और हैंडसम और गुड लुकिंग भी, और सारे वंडर मैन एंड वंडर वुमन और स्पाइडर मैन और पता नहीं क्या क्या सारे, वो सारे अमेरिकन होते हैं सर. द पॉइंट इज दिस इज काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा दैट दे क्रिएट टू गिव अ गुड इमेज फॉर देयर फ्रेंड्स एंड बैड इमेज फॉर देयर एनिमीज. दिस इज हाउ दे यूज इट, यूजिंग देयर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड ऑल दैट फॉर दैट पर्पस. अब आप देखें कैरेट एंड स्टिक, इकोनॉमिक पनिशमेंट्स
जिसीना आप भी सुन लीजिएगा, इकोनॉमिक पनिशमेंट फॉर दोज हु विल हेल्प सोवियत यूनियन and economic incentives for those who will help US, military incentives to those who will help US, and military punishments for those who will help Soviet Union, political incentives for those who will help US, and political punishment for those who will help Soviet Union. Same for propaganda. ये सारे जो काम किए गए, it was to contain Soviet Union, and this is what the Cold War was about. अब apply करिएगा, क्या Americans are they using military incentives and punishments against Chinese? No, Ikra Marshall Plan was just an economic incentive to Europeans. Military punishment क्वाड को ले लें, इंडिया के साथ देख लें, जापान के साथ देख लें, साउथ कोरिया के साथ देख लें. This is all of it. Are Americans providing military punishments to states? कोई स्टेट इनको पनिशमेंट किया जा रहा है मिलिटरीली? अभी तक अमेरिकन ने वॉर तो नहीं की, लेकिन मिलिट्री सैंक्शन जरूर हम पे लगा दिए. सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, म्यांमार के ऊपर, ये मुल्कों के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं. जो ईरान इज एन एग्जांपल नाउ, ऑब्वियसली पॉलिटिकल, एग्जैक्टली इज ट्रू. ईरान के ऊपर देख लें, सॉरी ईरान के ऊपर पॉलिटिकल देख लें, अमेरिकन आर प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल सपोर्ट. जैसे एनएसजी की मेंबरशिप है, इंडिया को दे रहे हैं. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप इंडिया को दे रहे हैं. दे आर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू इंडिया टू बिकम मेंबर ऑफ दिस वन एंड दैट वन एंड दैट वन. अफगानिस्तान के अंदर हम कहते हैं हम आप चाहेंगे आप मीडिएशन का रोल प्ले करें. अमेरिकन वांट देयर फ्रेंड्स टू प्ले अ डिप्लोमेटिक रोल, उनको पॉलिटिकल इंसेंटिव दे रहे हैं. एंड दे आर गिविंग पनिशमेंट्स टू दोज हु आर नॉट हेल्पिंग देम आउट. स्टेट लाइक पाकिस्तान, हमारे लिए जो उनकी पनिशमेंट्स है, पॉलिटिकल पनिशमेंट्स, दे यूज पाकिस्तान as a negative example in the world. FATF की मिसाल ले लें, हमें ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है और ब्लैक लिस्ट में डालना चाह रहे हैं. सो प्रोपेगेंडा, ऑब्वियसली चाइनीज आर डेट ट्रैप पॉलिसी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जितनी टर्म्स आप क्लास में शुरू से पहले यूज करते हैं, ये सारी की सारी टर्म्स कॉइन की हुई है अमेरिकन ने. डेट ट्रैप का पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होता, बट बोलते जरूर हैं डेट ट्रैप. ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं पता होता, बट बोलते जरूर हैं. चाइनीज कोरोना, एग्जैक्टली चाइनीज वायरस एंड ऑल दैट, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये वहां से आ रहे होते हैं. This is the example आप compare कर सकते हैं. Americans are using the same methods with the new enemy. Last जुमला, Chinese एक जुमला बोलते हैं. Chinese use a sentence and I quote them. वो कहते हैं that Americans must come out of the Cold War legacy, Cold War mentality. Chinese कहते हैं अमेरिकियों को Cold War mentality से बाहर निकलें please. And are they wrong in saying it? They are not. So this is all from my side जी. This is my side. अच्छा, SDGs MDGs मैंने खुद इसी ने करवाए थे. जितने सोशल इश्यूज थे वही SDGs और MDGs में आते हैं, और उसकी रीडिंग मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा. एक पीपीटी फॉर्म में शेयर कर लूंगा, आपको मिल जाएगी. बट आई गेस दैट वुड बी एनफ फॉर यू. उस पे अलग से क्वेश्चन ऐसे आएगा भी तो जरा टेंजिबल बनता नहीं है. आप सोशल इशू से ही डेटा उठाकर, इकोनॉमिक इशू से ही डेटा उठाकर आप वहां पे लिखते हैं. एजुकेशन का डेटा, हेल्थ का डेटा, एनवायरमेंट का डेटा, वो सारा आप यहां से करेंगे. प्रोपेगेंडा में जो थी ना बैड नेम, क्रिएटिंग एन इमेज दैट एनिमी इज बैड, विलन एंड यू आर गुड. कभी आप सुपरमैन मूवी देखे ना, तो जो सुपरमैन है उसका कभी वो जंग लड़के आ जाते, उसके बालों की कंघी भी खराब नहीं होती कभी. अच्छा, जो तीन चीजें जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन अटेम्प्ट्स और एमसीक्यूज. अच्छा, 3 पॉइंट है हमजा जो आपने पूछे, और यही पॉइंट्स बेसिकली होते हैं. अच्छा, एक तो ये है नासिर कि आई वुड मेक अ लिस्ट, और वो लिस्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. आई वुड शेयर अ लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आपको मिल जाएंगे. लेकिन उसके लिए आई वुड जस्ट आस्क यू कि आपको 15-20 से मजीद वेट करना पड़ेगा, बिकॉज लेट्स हैव सितंबर को गुजरने दें. सितंबर के एंड पे आई गेस हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे. ऑल मेजर, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूं आपको, अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से या बाकी चीजों के हवाले से 15-20 दिन और गुजरने दें. बट आई वुड प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाय द एंड ऑफ सितंबर. वो आप नहीं भी होंगे तो आपको ग्रुप्स में मिल जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी. वैसे मैं मशहूरी नहीं कर रहा, बट जस्ट सेइंग इट. वैसे मेरी हर साल नवंबर में एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनका आंसर भी और वो टॉपिक्स भी वो एक बुलेटिन पब्लिश करता है. पिछले 2 साल से कर रहा है, इफ यू नो दैट.
बट जस्ट सेइंग इट, आप नहीं लेना चाहिए तो ना लीजिएगा, मैंने लेक्चर्स में कोई नहीं किया। उसका मुझे नाम नहीं आता, क्या आता है, गैस पेपर होता है, नहीं गैस पेपर होता है, क्या होता है, कुछ होता है, मुझे सही आने से भी नाम नहीं आता, पिछले साल के मेरे पास पड़े हुए हैं, बट वो आते हैं, वो यूजुअली नवंबर में या दिसंबर में आ जाएगा सर, गाइड नहीं है वो, 20 क्वेश्चंस के नाम से है या कुछ इस तरह का है, वो आप की टॉपिक्स और उसके अंदर, अच्छा वो एज इट इज पेपर में आपने नहीं लिखनी होती, लेकिन वो आपको एक फ्रेम दे देगा कि आपने किन डायरेक्शन में लिखनी है, सॉर्ट ऑफ ये। अच्छा एक तो ये प्लीज, नहीं मुझे नहीं पता क्या है, बस वो गैस पेपर है या टॉप टॉप क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के नाम से है, नो समझ में, वो आपको मिल जाएगा, वो आप वर्ल्ड टाइम से पूछेंगे, वो आपको बता देंगे। नहीं 20 नहीं होते उसमें, मैंने लास्ट टाइम की थी 28 29, लेकिन उसमें पाकिस्तानी फेस भी आ जाती है और करंट फेस भी आ जाती है, सारों का एक शॉर्ट्स होता है और हर एक के ऊपर 4 से 5 पेजेस का आंसर होता है। प्रिंट में 4 से 5 पेजेस का मतलब है कि आपका वो लिखेंगे तो 8-10 पेजेस बन जाएंगे, तो शॉर्ट कंडेंस फॉर्म में होता है, और वो मैं एडिट करता हूं, लेकिन उसको मैं पढ़ के एडिट करता हूं, मुझे कंपाइल उस तरह से नहीं करता, कंपाइल करके उसके अंदर से हेडिंग ऐड करना, बाकी चीजें मैं खुद ऐड करता हूं उसके अंदर से। एक तो ये कर लीजिए। नहीं इकरा नहीं आएगा वो। अच्छा करंट अफेयर्स का, पॉलिटिकल साइंस का नहीं आता जी, पॉलिटिकल साइंस का नहीं आता। अच्छा अगला सवाल, अगला सवाल, तो वो आपको एक लिस्ट भी मिल जाएगी अभी पहले पहले, और आप खुद से तैयार कर सकते हैं, लेकिन आप आखिर में उसको भी ले सकते हैं। उम्मीद है हमजा आ जाएंगे, बट एज इट इज नहीं लिखना होगा, मैं फिर रिपीट करूं, डोंट एक्सपेक्ट कि वो एज इट इज आएगा, वो उसके अलावा आपको उसमें से, उसी में से इंफॉर्मेशन में से आपको आगे पीछे करना पड़ेगा। दूसरी चीज, नवंबर के आखिर में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये आएगा। अच्छा एमसीक्यूज की बात रहेगी, मैंने आपको जब लिस्ट भिजवानी है वन टॉपिक्स की, साथ 2 आपको मैंने कहा था वेबसाइट दूंगा एमसीक्यूज के वाले से, जिसको आपने फॉलो करना है। वो लिस्ट भी अगेन बाद में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप उसके अंदर मजीद अपडेशन होने दें, लेकिन एक प्लीज इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यूज आपके आ सकते हैं जनवरी तक के, एग्जाम में जो आएगा जनवरी तक के अंदर वाली डेवलपमेंट भी एमसीक्यूज में आ सकती हैं। सो आप ये ना समझिएगा अगर आपको मैंने वेबसाइट अभी बता दी तो दैट विल बी एनफ, आपको उसको अपडेट भी करना पड़ेगा, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा प्लीज। और क्या चीज थी, पेपर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, वो मेरे ख्याल में हम लोग करते ही रहे हैं बहुत सारे, कोई यूनिवर्सल फार्मूला तो है नहीं, करंट अफेयर्स के अंदर हम बहुत दफा बात करते हैं, स्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सी चीजों की आ रही होती है। इकरा वो पॉलिटिकल साइंस की है, वो पॉलिटिकल साइंस की आ रही है। मैं अभी जब आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मेल करूंगा जी वर्ड की फाइल में, साथ आपको 2-3 वेबसाइट दे दूंगा जहां से आप एमसीक्यू तैयार करेंगे। खालिद, यस इट्स द लास्ट क्लास ऑफ करंट अफेयर्स ऑब्वियसली। राना यूसुफ, एक वेबसाइट मुश्किल हो जाएगी ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतने सारे इश्यूज हैं करंट अफेयर्स में, एक वेबसाइट पे कैसे बता सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। किरण किस सब्जेक्ट की बात करें? जी ज़ुल्फ़िकार, यू कैन डेफिनेटली। बरका मुझे कोविड-19 पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज कोविड-19 का इंपैक्ट हर एक के ऊपर आता है, मेरा उस पर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। थैंक यू सो वेरी मच जी। किरण किस सब्जेक्ट की बात करें, किस सब्जेक्ट की बात करें? अच्छा जनरल जॉब, मुझे किरण उसका नहीं आइडिया, आई एम सॉरी, मुझे उसका बिल्कुल नहीं आइडिया। GMR, व्हाई नॉट, डेफिनेटली। थैंक यू। मैं आर्टिकल कभी कभी लिखता हूँ, यस, न्यूज़पेपर में नहीं लिखता, मैगजीन में कभी कभी लिखता हूँ। नहीं मेरा स्टाइल नहीं।